चलिए लेट्स स्टार्ट। ओजेम्पिक, सो बहुत ज्यादा इसके बारे में अब मार्केट में चल रहा है। ओजेम्पिक ओजेम्पिक लेना है, वेट लॉस करना है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों ऐसा लगता है हमें? हमें सबसे पहले इसके पीछे जो कारण है कि ओजेम्पिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वेट लॉस के लिए, उनके उनमें बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लॉस करना एक पहाड़ काम है, हमसे नहीं होगा वेट लॉस। और क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया है। अफसोस की बात यह है कि जो ट्राई किया है वो हमारा जो खुद का प्रोसेस रहा है वेट लॉस करने का, खुद से कोई डाइट प्लान ले लिया यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो वेट लॉस बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो काम ओजेम्पिक करता है वो काम आपकी बॉडी नेचुरली अचीव कर सकती है, बिल्कुल नेचुरली। सिर्फ क्या चाहिए? नॉलेज, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यही यही इसी चीज की हमारे पास कमी है, और इस कमी के पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के आलसी हैं या जानबूझ के आप नहीं करना चाहते। देयर आर रियल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में समस्याएं हैं और उनसे हम डील नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं अपने जो भी हमें अचीव करना है लाइफ में। सो बट जो काम ओजेम्पिक कर रहा है वो काम आपकी बॉडी ट्रेन्ड है खुद से करने के लिए। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। क्यों ये इतना फेमस हो गया? क्योंकि फटाफट वेट लॉस हो जा रहा है। ठीक है, और जो हम जिसको हम लोग क्रेविंग्स बोलते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग क्रेविंग्स के लिए परेशान है कि क्रेविंग्स क्यों होती है, क्रेविंग्स क्यों होती है। सो इस ओजेम्पिक को लेने से क्रेविंग्स कम हो जाती है लोगों की, तो उनको लगता है अरे वाह कितनी अच्छी बात है, भूख कम हो गई तो और अच्छा है। दूसरा, सेलिब्रिटी हाइप है, और सोशल मीडिया में इसको शॉर्टकट की तरह लेके हम लोग जाते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हमें हर चीज को जल्दी पाना है ना। हम लोग जब ग्रो कर रहे होते हैं अपने 20s में होते हैं, 21, 22, 23 साल के, तो जिस तरह से सबको पैसा कमाना होता है, फटाफट बस पैसे आ जाएं, और उस जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हम बहुत से ऐसे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं कि फिर बाद में हमें लगता है अरे यार क्यों हमने किया, और इवेंचुअली हम धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ ही जाते हैं। बट एक ह्यूमन नेचर है कि हम शॉर्टकट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट उससे हमें समझना है और हमें बचना है। ठीक है, क्या क्या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ओजेम्पिक, जो स्टार्टिंग में डायबिटीज के लिए बनाया गया था, जिसको वेट लॉस के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है लेने में, क्या दिक्कत है अगर आराम से वेट लॉस हमारा हो जाए? तो सबसे बड़ा इसका नुकसान है मसल लॉस। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी अपने 40s में है, 50s में है, 60s में है, 70s में है, जो जो मसल लॉस ऑलरेडी हो रहा है बिकॉज ऑफ द एजिंग, उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आप ओजेम्पिक या GLP-1 ले रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए, तो ये मान के चलिए आपका मसल लॉस भी होगा। और सिंस मसल का काम होता है बोन्स को प्रोटेक्ट करने का, भाई बोन्स का कवरिंग होता है मसल्स, तो अगर बोन्स को हमें मजबूत करना होता है तो हमें मसल्स को भी मजबूती देनी होती है। सो मसल लॉस होगा तो बोन्स भी लॉस होंगे। उसके बाद दूसरा है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब होता क्या है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में, कि जब आप ओजेम्पिक लेते हैं तो वो काम कैसे करता है? वो काम करता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करके। तो डाइजेशन प्रोसेस जब स्लो हो जाता है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आती है। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा तो उस न्यूट्रिएंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। डाइटरी फैट्स, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपके मसल्स रिकवर नहीं करेंगे और वो लूज होते चले जाएंगे। तीसरा, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी ये बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा डिप्रेशन और एंजाइटी? क्योंकि आपको हर समय अनईजीनेस वाली फीलिंग होगी, नॉजियाटिक फीलिंग होगी, और भी बहुत सारी समस्याएं जो अदरवाइज आपको नहीं होती थी अब होने लग जाएगी। तो जितने लोग ओबीज हैं, ओबेसिटी के पीछे का जो मेन कारण है, जो रूट कॉज है, आप लोगों में से कई लोगों ने हमारा वेबिनार अटेंड किया होगा और हम लोग ने डिस्कस किया कि रूट कॉज हमारी ओबेसिटी के पीछे हमारा खुद का स्ट्रेस है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको किसी भी तरह का क्रॉनिक कंडीशन है, उसके पीछे एक अंडरलाइंग कंडीशन है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय से हम स्ट्रेस है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो, पैसा हो, कोई भी चीज हो, उसको लेकर हम प्रॉब्लम में रहते हैं। और जब वो ऑलरेडी अंडरलाइंग कंडीशन है एंजाइटी की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ओजेम्पिक फेस क्या होता है? जब आप इस ड्रग को लेंगे वेट लॉस के लिए,
तो आपके गाल अंदर की तरफ धंस जाएंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा। नीचे के साइड से ये जो स्किन है ये लटकने लग जाएगी, और आपको बहुत आराम से आप किसी को देख के बता सकते हैं कि बहुत ही अनसाइंटिफिकली किसी ने वेट लॉस किया है। कुछ सेलिब्रिटीज हैं, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, उनका चेहरा देख के आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि भले ही वो डिनाई करें कि हमने ओजेम्पिक नहीं लिया है, बट आप बता पाएंगे कि भाई भाई ओजेम्पिक तो लिया है उन्होंने, कुछ भी हो जाए। ठीक है। स्लगिश डाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अब डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। सो बॉडी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर हाथ में आपके कट लग जाता है तो बॉडी उस कट को खुद से हील करती है, उस वो कोई जादू नहीं है। बॉडी अपने आप मैकेनिज्म है, उस कट को हील कर देगी। 10 दिन के बाद आप देखेंगे आप खुद ही नहीं पता लगा पाएंगे कि कट लगा कहाँ पे था। हड्डी जब टूट जाती है तो डॉक्टर उसको अलाइन कर देता है, इसके अलावा डॉक्टर कुछ नहीं करता। अगर हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर उसको अलाइन कर देता है। सो हड्डी जो मैकेनिज्म है उसके हीलिंग का, जो हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है वो खुद से होता है। बॉडी खुद का मैकेनिज्म है। अगर आप 3-4 महीने के बाद दोबारा एक्सरे करा के देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था। इतना स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट इंटेलिजेंस है हमारी बॉडी में। सो हमारी बॉडी के अंदर वो सारे प्रोसेसेस हैं, नेचुरली अवेलेबल हैं, जिसको करने के लिए हम बाहर से दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, जैसे डायबिटीज है, सो डायबिटीज को हम मैनेज करने के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप नेचुरली डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। वेट लॉस नेचुरली हो सकता है, लेकिन आप उसको रिवर्स करने के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं। तो जब आप एक ऐसे प्रोसेस को जो नेचुरली अचीव किया जा सकता है उसके लिए जब एक्सटर्नल एजेंट्स का सहारा लेते हैं, जैसे मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, होता ही होता है, पॉसिबल ही नहीं कि वो नहीं होगा। ठीक है। सो या तो हम इतने डेस्परेट हैं भाई, किस कंडीशन में हम ऐसे शॉर्टकट को यूज करेंगे? तो पहला कंडीशन है डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब कुछ भी हो जाए, हमें पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है, तो इधर उधर पैसा लगाएंगे, नुकसान होगा हमारा, फ्रॉड में फंसेंगे, फिर सीखेंगे। और दूसरा एक जेन्युइन रीजन भी है कि हम इन ड्रग्स का यूज कैसे करें। वो जेन्युइन रीजन क्या है? आपका जो ओबेसिटी है वो ओबेसिटी लीथल हो गया है, मतलब कि आप चलेंगे फिरेंगे, मतलब ये कंडीशन पहुंच गई है कि आपके चलने फिरने से आपकी हड्डियों पे खतरा है। तो फिर भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको, आप खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने में, तो फिर आप ऐसे ड्रग्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ठीक है। बॉडी को पता चलता है, बॉडी सारा काम करता है, बॉडी के पास हर चीज का कच्चा चिट्ठा होता है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके अलावा जब आप ओजेम्पिक लेंगे तो फिर आप देखिए जो फॉर्मूला है वेट लॉस का, वो फॉर्मूला सेम रहना है, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या है वेट लॉस का? वो है कैलोरी डेफिसिट। दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं वेट लॉस का। तो ओजेम्पिक कैसे आपको कैलोरी डेफिसिट में भेज रहा है? अब आप सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, ये ब्रेकफास्ट जो है नॉर्मली 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है, अब ओजेम्पिक लेने के बाद वो 5 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है। इट इज टेकिंग 5 आवर्स टू डाइजेस्ट। सो ऑटोमेटिकली आपको भूख नहीं लगेगी। तो अगले 5 घंटे ब्रेकफास्ट करने के बाद, जिसके बीच में आप 2 से 3 बार खा लेते थे, वो अब आप खा ही नहीं पाएंगे। तो जब खा नहीं पाएंगे तो कैलोरी नहीं जाएगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो बॉडी का एक नेचुरल फेनोमेना है डाइजेशन का, वो फेनोमेना में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हिंड्रेंस पैदा हो रहा है। ठीक है। और यही जो है वो आपके इंटेस्टाइनल पैरालिसिस के लिए भी, सॉरी, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब इंटेस्टाइनल पैरालिसिस क्या होता है? मतलब कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स होता है, कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है जिससे खाना डाइजेस्ट होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते रहते हैं। अब जब वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो फिर वो इवेंचुअली डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय तक ऐसे ड्रग्स का यूज कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो मूवमेंट कितना स्लगिश हो रहा है, और इवेंचुअली वो अपना मेमोरी लॉस कर देगा। जो इंटेस्टाइन में सेल्स है वो अपना मेमोरी लॉस कर देगा कि हम काम कैसे कर रहे थे, क्योंकि जो काम हो रहा है वो फोर्सफुल तरीके से किया जा रहा है। सो जैसे ही आप ओजेम्पिक या GLP-1 या इस टाइप का कोई भी ड्रग लेंगे और उसको लेने के बाद आपने 10 किलो वेट लॉस कर लिया, सारा का सारा वेट वापस आएगा, कोई जादू नहीं है।
ऐसा नहीं होगा कि आप ओजेम्पिक लेके 15 किलो वेट कम कर लिए, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए तो अपने आप वेट मेंटेन होगा। नहीं, वेट मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो वेट मेंटेन करना आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 महीने 4 महीने आपने इस दवाई का यूज किया है, वेट लॉस ड्रग्स का यूज किया है, उसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स नहीं हो रही थी, आपका जो भूख था वो भूख मरा हुआ था। ठीक है, प्लस आप बहुत कम खा रहे थे। अब जब इस दवाई का इफेक्ट खत्म होगा तो खत्म होते ही आपकी जो भूख थी वो वापस आएगी, जो क्रेविंग्स थी वो वापस आएगी, और जो मसल लॉस की वजह से जो आपका मेटाबॉलिज्म लॉस हुआ, भाई सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान है वो मसल लॉस का है। मसल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव टिश्यूज होते हैं। जब वही कम हो जाएगा तो सोचिए मेटाबॉलिज्म का क्या होगा। हर तरह से केवल नुकसान ही नुकसान है जब आप कोई काम को जल्दी करना चाहते हैं या शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। कोई भी इसमें बहादुरी का काम नहीं है और कोई भी इंटेलिजेंट काम, मतलब दिमाग वाला काम नहीं है। बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे पास कि हम वेट लॉस को नेचुरली अचीव कर सकते हैं, बिना भी किसी निडल के, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम GLP-1 को कैसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। GLP-1 एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस होता है, जो इन ड्रग्स में दिया गया है। ठीक है, नेचुरली कैसे बूस्ट करेंगे? सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर। अब फाइबर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि हमारे जैसे लोग इंस्टाग्राम पे रील पे बता देते हैं फाइबर बहुत जरूरी है, फाइबर बहुत जरूरी है। अब आप क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट में भी सैलेड चल रहा है, लंच में भी सैलेड चल रहा है, डिनर में भी सैलेड चल रहा है, भूख लगा है तो भाई सैलेड खा सकते हैं। अब पूरे टाइम सैलेड ही सैलेड चल रहा है। सैलेड जो है उसमें फाइबर बहुत है। अब वो फाइबर दोनों तरीके के होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं। अगर फाइबर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम डालता है। दूसरा, आपका जो पाइपलाइन है, जो इंटेस्टाइन है, उसको वो जाम कर देता है। अगर जरूरत से ज्यादा हो, अगर किसी पाइप में कचरा जरूरत से ज्यादा भर जाए तो वो जाम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपके शरीर है। तो जरूरत से ज्यादा खा लेना, कोई चीज हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा खा लें, जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, आप ठीक ठाक अमाउंट में फाइबर खाएं। अब ठीक ठाक अमाउंट का क्या डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 30 to 35 ग्राम्स का फाइबर होना चाहिए। अब ये 30 to 35 ग्राम्स का फाइबर कैसा नजर आता है? तो अगर आप दिन भर में 400 ग्राम के आसपास का सब्जी खा लेते हैं, 400 ग्राम टोटल इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, जो कुक्ड वेजिटेबल्स है जिसको हम पका के खाते हैं, सैलेड्स, जो आप फ्रूट्स खाते हैं, तो वो सॉरी फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स किसी भी फॉर्म में 400 ग्राम्स, चाहे सूप के फॉर्म में, चाहे सैलेड्स के फॉर्म में, चाहे कुक किया हुआ। दूसरा है, अगर आप 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स खा लेते हैं। ठीक है। तीसरा है, करीबन 150 ग्राम होल ग्रेन्स खा लेते हैं आप। ठीक है, होल ग्रेन का मतलब गेहूं का बना हुआ, ज्वार का बना हुआ, बाजरे का बना हुआ, या चावल आप खाते हैं वो, किसी भी तरह का इस टाइप का अगर आप खाना खा लेते हैं तो ये 3 चीजें आपकी बॉडी का टोटल फाइबर रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आधा किलो सब्जी कितना होता है आपको बताएं? दोपहर में अगर आपने एक एक बाउल भर के सब्जी खा ली, उसके अलावा सैलेड के नाम पे दिन भर में 2 खीरा, 1 टमाटर खा लिया, क्योंकि सब्जी रात में भी रहने वाली है तो वो एक बाउल सब्जी रात की हो गई। और ब्रेकफास्ट में आप कुछ बनाते हैं, जैसे पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, उसमें जो सब्जी डालते हैं वो, और इसके अलावा 2 फ्रूट्स। देखिए कितना सिंपल है। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना कि अरे फाइबर कैसे पूरा करना है। अगर आप ठीक ठाक नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपका फाइबर क्वांटिटी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो पहला था फाइबर। दूसरा है प्रोटीन इंटेक। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? और बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, अब तो हम 50 साल के हो गए, अब तो 60 साल के हो गए, क्या प्रोटीन हमें चाहिए? बिल्कुल, प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी का। बिना इसके कोई भी आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नी की प्रॉब्लम है, वो नी की प्रॉब्लम नहीं है, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स वीक हैं। अगर आपको कंधे में दर्द होता है, मसल्स वीक हैं। अगर आपके कमर में दर्द होता है, मसल्स वीक हैं। ठीक है, कमर की प्रॉब्लम नहीं है, घुटने की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके घुटने की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम 90% ठीक हो जाएगी। ठीक है, और वो जो मसल्स हैं उनको चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए। उनका खाना क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन होना ही चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन क्या करता है, आपके खाने को कॉम्प्लेक्स बना देता है, बॉडी के लिए डिफिकल्ट बन जाता है उस खाने को ब्रेक डाउन करना। ठीक है। सो जब आप खाना ऐसा खाएंगे कि बॉडी के लिए डिफिकल्ट है ब्रेक डाउन करना, तो वही वाली फीलिंग आएगी जो ओजेम्पिक लेके पेट भरा भरा रहता है बहुत देर तक। अब जब प्रोटीन आपने इंक्लूड किया तो नेचुरली आपका पेट भरा हुआ है थोड़े लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए वो डिफिकल्ट है ब्रेक डाउन करना। दूसरा, जब पेट भरा रहेगा तो क्रेविंग्स अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा, जब प्रोटीन रहता है तो डाइजेशन, चूंकि वो बॉडी के लिए डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, उसकी वजह से बॉडी का ब्लड शुगर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए जब बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा, जब एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा तो एकदम से इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल है। ठीक है। सो प्रोटीन आपका नेचुरल एपेटाइट कंट्रोल है। आप प्रोटीन को हर मील में इंक्लूड करें। क्या क्या सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए? वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही, पनीर, दूध, ये सारी चीजें। इसके अलावा नट्स है, आलमंड्स, वॉलनट्स। इसके अलावा दालें हैं, पल्सेस। अब पल्सेस के साथ समस्या क्या है कि पल्सेस जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 21 या 22 अमाइनो एसिड से बनता है। अब दालों में 1 या 2 अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन अब जब इन दालों को ग्रेन्स के साथ खाएंगे, जैसे रोटी के साथ आपने खाया या चावल के साथ अगर आपने इन दालों को खाया, तो ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा सोए सोर्स हो सकता है वेजिटेरियंस के लिए। और सोए प्रोटीन, सोए पनीर जिसको हम टोफू बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। इसके अलावा भी अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आराम से ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन सप्लीमेंट प्लीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन करना होता है कि आपको आपके बॉडी से कितना प्रोटीन ऑलरेडी मिल जा रहा है। जो बचा हुआ है वो आपके क्या कहते हैं, सप्लीमेंट से लिया जाता है। ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स है, ठीक है, मीट है, चिकन, मटन, जो भी आप खाते हैं, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। सो प्रोटीन आपके हर मील में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है। बहुत लोग वेट लॉस करना है तो तेल घी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। मसल्स के लिए, जैसा मैं बता रहा था अभी कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट फैट भी है। अगर आप फैट नहीं खा रहे तो प्रोटीन अकेले अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जो मसल सेल्स होते हैं, इन मसल सेल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन और फैट दोनों ही चाहिए, तब वो रिकवर होगा। तो हेल्दी फैट्स में विजिबल और नॉन विजिबल दो तरीके के फैट्स होते हैं। विजिबल जिसको आप देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से तेल है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सब विजिबल ऑयल है। इनविजिबल ऑयल उन सब चीजें जिनसे हमें फैट मिलता है, जैसे मूंगफली, जैसे बादाम, जैसे अखरोट, जैसे अलसी के बीज। ठीक है। इन सब चीजों से हमें फैट मिलता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें भी कैलोरी डेंस होती है। बहुत लोग हेल्दी के नाम पे सीड्स को बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है। कि उन्होंने पूरा क्या किया, अलग अलग सीड्स का पूरा मिक्सचर बना दिया। अब जब मन कर रहा है वो सीड्स खा रहे हैं क्योंकि ये हेल्दी है। नहीं, ऐसा मत करिए। उसका कारण क्या है? सबसे पहला, सीड जो है वो कैलोरी डेंस होते हैं क्योंकि वो फैट का कंटेंट है। तो जरूरत से ज्यादा मत खाइए, इसको स्नैक की तरह मत यूज करिए। दूसरा क्या है, सीड्स में भी बहुत ज्यादा फाइबर है ऑलरेडी। तो मैंने आपको एक सिंपल डाइट में ये बता दिया कि इतना सा डाइट लेंगे तो आपका जो टोटल फाइबर रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जा रहा है, और उसके बाद भी आप खाए पड़े हैं उसके ऊपर से सीड्स, तो फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। सो इन सीड्स का सेवन बहुत कम करिए, और हो सके तो सीड्स को हटा के नट्स को यूज करिए, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, इनका यूज करिए अपने डाइट में इनविजिबल फैट्स को पूरा करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में सार्कोपीनिया होगा। क्या है सार्कोपीनिया? एज रिलेटेड मसल लॉस। कोई नहीं रोक सकता है इसको। ठीक है। चाहे आप कितना हेल्दी खाते हो, आप कितना टाइम पे सोते हो, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो फिर आपका मसल लॉस होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को डर लग जाता है कि जिम जाना जरूरी है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिम सबसे इजी होता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? हठ योगा। ठीक है। योगा भी एक तरह का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, लेकिन योगा के साथ समस्या क्या है? वो ये कि योग जो है, जो योग आसन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि योग एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है और वो हमारे इमोशनल हेल्थ की बात करता है, लेकिन जब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं
उसमें पूरे योग का, अष्टांग योग का सिर्फ एक कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम आसना बोलते हैं, आसन्स बोलते हैं, ठीक है, हठ योगा, ट्रेडिशनल योगा जिसको हम बोलते हैं। तो जब आप योगा करते हैं तो आप, वो एक कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट मतलब, जैसे अगर मुझे आपके पैर के मसल्स को स्ट्रांग करना है तो आपसे उठक बैठक कराएंगे। अब जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है वो उठक बैठक कैसे करेंगे, संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिम जाना बड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको जिम जाके वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, या आपको योगा करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। दोनों ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है हंगर हार्मोन्स, जो आपको हर समय भूख लगा रहता है, क्रेविंग्स होती रहती है, वो काफी हद तक सप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हैप्पी हॉर्मोन्स है, आपको अच्छा फील कराते हैं, और ये हैप्पी हॉर्मोन्स आपके क्रेविंग्स को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। देखिए, क्रेविंग्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्रेविंग्स का पूरा कनेक्शन आपके थॉट प्रोसेस से है, आपके स्ट्रेस से, ठीक है। तो उस पर जब तक काम नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट क्या है? इंसुलिन सेंसिटिविटी। जितने लोग डायबिटिक हैं, जितने लोग प्री डायबिटिक हैं, जितने लोगों को कोई भी तरह का क्रॉनिक कंडीशन है, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रामबाण है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, हाइपरटेंशन रिवर्स हो जाएगा, नहीं, लेकिन सेंसिटिविटी बेटर हो जाएगी, बॉडी की काफी बेटर हो जाएगी, आपके आप में जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ठीक है। आप अपने एजिंग को 5 साल 7 साल से डिले कर सकते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि मसल्स स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप ये एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसी दवाई है, जो दवाई बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने आपको स्लीप के लिए, सोने के लिए। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको फ्री फंड में वेट लॉस करा के देगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी दवाई है, ऐसा सप्लीमेंट है जिससे वेट लॉस होता है, जो बिल्कुल फ्री है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और सोना कैसे है? जल्दी सोना है, अर्ली, ठीक है। 8 घंटे वाला जो ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि 8 घंटे हम सो लेते हैं, अरे 8 घंटे सो लो चाहे 50 घंटे सो लो, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो कोई फायदा नहीं है। हमारी बॉडी सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है। सर्केडियन रिदम का मतलब नेचुरल लाइट। जैसे जैसे बाहर जो रोशनी है, जो नेचुरल रोशनी है, जैसे जैसे वो कम होती चली जाएगी, यानी कि अंधेरा होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन है वो बनने लगता है, और जैसे जैसे स्लीप हार्मोन बनता है हमें नींद आती है। लेकिन चूंकि अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हर समय हमारे सामने फोन है, हर समय हमारा हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड से लड़ाई हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, सास ससुर नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, ये सब कुछ सोच सोच के पूरे टाइम हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ा रहता है। और हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो स्लीप कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर स्लीप अच्छा नहीं है तो बहुत भूख लगेगी अगले दिन। क्यों? क्योंकि आपका जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन, ये बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ग्रेलिन बढ़ जाएगा तो क्रेविंग्स भी बहुत होगी, उसी को हम इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लीप को बिल्कुल भी लाइटली या फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और जितने बड़े लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर के, अगर आप 40 50 जिसके बच्चे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी सोएं, क्योंकि आप लेट से सोते हैं तो आपके बच्चे भी लेट से सोते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बच्चे कभी भी सुनते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 बजे 2 बजे सोएंगे और बच्चे को बोलेंगे 9 बजे सो जा तो वो सो जाएगा, नहीं। वो सिर्फ 2 3 साल तक होता है, जब वो बिल्कुल ही छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो आपके ही कदमों पे चल रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर 9 बजे सो जाएंगे तो पक्की बात है बच्चे भी 9 बजे सो रहे हैं, क्योंकि अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो आप 7 बजे खाना खा रहे हैं, तो बच्चे भी 7 बजे खाना खा रहे हैं। लाइट्स ऑफ हो गई हैं तो सबकी लाइट्स ऑफ हो गई हैं। सो लीड बाय एग्जाम्पल, प्लीज लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। मेहनत करिए अपने बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। स्ट्रेस रिडक्शन, इनको हम, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको हम लोगों ने इतना लाइट ले लिया है कि अरे स्ट्रेस तो नॉर्मल है। उन लोगों को बता दे, जितने लोग स्ट्रेस को नॉर्मल लेते हैं उनके लिए बीमारियां भी नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जितने लोगों के लिए स्ट्रेस नॉर्मल है उन लोगों के लिए डिजीजेस, डिसऑर्डर्स,
और ओबेसिटी ये नॉर्मल है। अगर स्ट्रेस से छुटकारा नहीं मिलेगा तो इससे भी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को कहीं लिख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रेविंग्स स्ट्रेस की वजह से, आपका इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गया स्ट्रेस की वजह से, आपका हाइपरटेंशन है स्ट्रेस की वजह से, अगर बॉडी में कोई अर्थराइटिस या हाइपोथायराइड इस तरह का कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपकी बॉडी में पूरे टाइम स्ट्रेसफुल हार्मोन्स होते हैं, पूरे टाइम कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे। और अभी थोड़ी देर पहले इस सेशन से पहले मैं ईटी नाउ पे एक पैनलिस्ट में इनवाइट हुआ था, कल रात में कल शाम में 7 बजे वो ईटी नाउ पे, इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ पे एयर होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, आप देखिएगा उसको। ठीक है, उसमें बच्चों की आंखों के बारे में बात की गई थी, तो मैंने बताया उन लोगों की बच्चों के आंख खराब होने का, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो आज के डेट में क्लास सेकेंड थर्ड के बच्चे आंखों में चश्मा लगा के पढ़ने चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही स्ट्रेस है। क्योंकि बच्चे स्ट्रेस्ड, आपको पता नहीं चलता कि बच्चे स्ट्रेस हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। क्यों बच्चों को स्ट्रेस है? क्योंकि माँ बाप को झगड़ते देख रहे हैं, घर में तनाव का माहौल है। उसके बाद आप उनके सामने मोबाइल का फोन थमा देते हैं जिसमें ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से उनके इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है। भाई हम और आप एक एडल्ट हैं, जरा सोच के देखिए। हमें मालूम है कि जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो पिक्चर है, उसमें कोई भी चीज सही नहीं है। एक हॉरर पिक्चर अगर हम देख रहे होते हैं तो उसके बावजूद हम डरते हैं उस पिक्चर को देख के, एक हॉरर पिक्चर को देखकर। तो वो तो बच्चा है, उसके सामने कुछ ऐसा चल रहा होगा तो सोचिए जरा उसके अंदर कितना ज्यादा इमोशनल अपहीविल हो रहा होगा, ऊपर नीचे। और जब इमोशनल ट्रॉमा होता है तो अमिग्डला, जो फियर सेंटर्स को ओवर एक्टिव, फियर सेंटर को कंट्रोल करता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके ब्रेन में एक पार्ट है जो थिंकिंग प्रोसेस का काम करता है, वो कमजोर होने लगता है। और विजुअल कॉर्टेक्स जो दिखने की चीज है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सिग्नल भेजता है। इसको हल्के में मत लीजिए। और स्ट्रेस पे काम करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसी से हेल्प लेने के लिए। प्लस आपको जिस तरह से आप समय निकालते हैं 1 घंटा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए कि वर्कआउट करने जाते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको आधा घंटा 45 मिनट निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। अपने आप इस दुनिया में कोई भी चीज ठीक नहीं होती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कुछ ना करके आपका काम बन जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप इश्यूज सही हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। स्लो ईटिंग, अब चूंकि प्रॉब्लम है कि हर समय हम हड़बड़ी में रहते हैं, भागम भाग में रहते हैं, तो खाना भी हमें बहुत जल्दी खाना है। कभी इमेजिन किया है खाना खाते समय हमारा हार्ट रेट कैसा है? बहुत बढ़ा हुआ रहता है। जब हार्ट रेट बढ़ा है तो ये हमारी बॉडी को सिग्नल है कि स्ट्रेस में है। जब स्ट्रेस में है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। जब कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है तो न्यूट्रिएंट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो खाना जितना हो सके धीरे खाइए। खाना खाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करिए, टीवी मत देखिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी शायद सीखें। ठीक है, सो प्लीज ये काम ना करिए कि आप खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही सब बच्चे सीख रहे हैं। जब बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे तो हमें किताब में पढ़ाया जाता था कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना है, खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देना है। वो सब खत्म हो गया, जो हमने पढ़ाई किया वो सब भूल गए। अब हम खाने के टेबल पे दुनिया भर की डिस्कशन कर रहे होते हैं, सारे हॉट टॉपिक डिस्कशन खाने के टेबल पे ही हो रहे हैं। तो खाना कितना खाना है पता ही नहीं चलता है, बॉडी को पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि, सॉरी, हमें नहीं पता चल पा रहा होता है कि रुकना कहाँ है। जरा सोच के देखिए, नेटफ्लिक्स देखते देखते आप खाना खा रहे हैं, बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा दिया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था बच्चा करने के लिए। क्यों बच्चा कर दिया? क्योंकि माँ बाप बोल रहे थे बच्चा करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी बोल रही थी अरे बच्चा नहीं किया तो काम कैसे चलेगा, और बच्चे को पालना नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको शांत करने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया है, उसको शांत करने के लिए 2 लोग रख लिए हैं ऊपर से। ठीक है, सो आप जितने बीमार हैं उसकी डबल बीमारी आप बच्चों के लिए इनवाइट कर रहे हैं। सो प्लीज लीड बाय एन एग्जाम्पल, धीरे खाइए, आराम से खाइए। बिल्कुल आपको अपना हेल्थ अच्छा करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए, कोई भी इंजेक्शन या दवाई की जरूरत नहीं है। और जब आप ओजेम्पिक या कोई भी वेट लॉस ड्रग का यूज करते हैं, वो उसका केवल और केवल टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि दवाई ले लिया वेट लॉस हो गया तो अपने आप मेंटेन रहेगा, जो मैंने पहले बता दिया है आपको। आपको हर समय अपने हेल्थ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप होलिस्टिक हेल्थ लिविंग का पे फोकस करेंगे, यानी कि आप हर वो चीज नेचुरली करेंगे जो बॉडी को अच्छा रहता है करने में,
ठीक है, वर्कआउट करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो वो आपके हेल्थ को भी बेटर करेगा, आपके इमोशनल हेल्थ को भी बेटर करेगा, आप स्ट्रांग बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे। ठीक है, सो ये नेचुरली अचीव किया जा सकता है, याद रखिए। आपकी बॉडी में कोई खराबी नहीं है। जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि अरे मेरे मेरे वेट में प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरे से खुद से वेट लॉस नहीं होगा, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार ठान के तो देखिए, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में सटाइटी हॉर्मोन्स मिसिंग नहीं है। आपका स्ट्रेस इतना हाई है कि सटाइटी हॉर्मोन्स बन ही नहीं पाते। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोटिवेशन के चक्कर में रह जाते हैं कि अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। अब ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। अगर लाइफ में हर चीज सही चल रही है, आपका पति आपकी सुन रहा है, आपकी बीवी आपकी सुन रही है, आपका बच्चा आपका सुन रहा है, आपके स्टाफ वो काम कर रहे हैं चुपचाप जो आपने उसको कहा है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन क्या ये संभव है क्या कि हर चीज बिल्कुल सही चीज सही समय पे चल रही हो? कभी भी नहीं। लाइफ का मतलब ही ये चैलेंजेस। सो कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में चीजें सही चल रही होंगी और एक्चुअल में चीजें सही हैं, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है। लाइफ तो यही है। सो डिसिप्लिन रहिए। काम करने वाले लोग रोज सुबह काम 9 बजे चले जाते हैं, चाहे मोटिवेटेड हो चाहे नहीं हो। स्कूल जाने वाले बच्चे चुपचाप 9 बजे स्कूल चले जाते हैं, चाहे मोटिवेटेड हो चाहे नहीं हो। ये डाइट और वर्कआउट के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? जब वर्कआउट करने जाना है 10 बजे 12 बजे, जो भी टाइम आपने निर्धारित किया है, जाना है तो जाना है, काम खत्म हो गया। डाइट ये खाना है तो खाना है, काम खत्म हो गया। क्यों उसमें आपको ऑप्शन चाहिए? बॉडी को क्या खाना है वो आपको मालूम है। आपकी बॉडी वही खाना अपने आप को सेक्रीफाइस करके आपको न्यूट्रिशन देता है। जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं, वही बाल बन जा रहा है, वही स्किन बन रहा है, वही आपके हड्डियां बन रही हैं। ठीक है, तो आप अपनी हड्डियां बाल और स्किन की क्वालिटी को दाल चावल रोटी सब्जी से बनाना चाहते हैं, या बर्गर पिज्जा पास्ता से बनाना चाहते हैं, आइसक्रीम खा के बनाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो चॉइस आप ले रहे हैं, उस चॉइस के बदले एक कॉन्सिक्वेंसेज होगा फ्यूचर में। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जेनेटिक में प्रॉब्लम है या मेरे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी चॉइस है। सुबह उठ के बन मक्खन खाना है, आइसक्रीम खाना है, पिज्जा खाना है, या पोहा खाना है दही के साथ, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सो डिसिप्लिन लगेगा। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपके शरीर में, और इसको करना ही पड़ेगा, पुश करना ही पड़ेगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में आप हेल्थ का कंडीशन लोगों का और बुरा होता चला जा रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। हम लोग मंडे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपको पता चल जाएगा 2 दिन में। ठीक है, जितने लोग ऑलरेडी ऐप पे हैं उनको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। ऐप पे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आज तो मैंने लिंक काफी लोगों को भेज दिया था। ऑल्सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके लुसीना, आई डोंट नो इफ यू आर रेजिंग योर हैंड और यू आर जस्ट शोइंग मी थम्स अप बिकॉज द सेशन वाज गुड। आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो चैट में। Thank you, Luzina ji. Thank you. I think we don't have any questions. So thank you so much, everyone. Okay, we have one, Dilip Kumar Mehto ji. You can unmute yourself, Dilip ji. हेलो। हाँ दिलीप जी बताइए। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ ये मेंटल के स्ट्रेस के लिए मैं क्या करूँ। मैं एक्चुअली मैं मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मैंने वेट लूज किया था पहले, जी लेकिन उतना फिर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ है जो मतलब मेंटल मेंटल हेल्थ के लिए मैं क्या करूँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब देखिए, कुछ करने का मन नहीं करता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे जो आप कह रहे हैं। देखिए, हम्म। कुछ करने का मन क्यों नहीं करता है और मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें, ये एक विकसित साइकिल है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये पौधा है, पौधे में एक मेन प्लांट आपने लगाया है ना। थोड़े दिन में आप देखते हैं कि उस मेन प्लांट के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे घास उसमें से निकल आते हैं। ठीक है, जिनको हम वीड्स बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। क्यों बाहर फेंक देते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो हमारे मेन प्लांट्स का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे, खा जाएंगे। तो हमारा जो मेन प्लांट है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। बिल्कुल उसी तरह लाइफ में थॉट्स होते हैं, विचार जो हमारे मन में आते हैं। और विचार जो होते हैं वो विचार कोई ऊपर से सर में डाल के नहीं जाता है, हमारे अंदर से ही आते हैं विचार। ठीक है, और ये विचार हमारे बॉडी में
जो एनर्जी होती है उसको यूज कर रहे होते हैं। अब ये कैसे मालूम कि हमारा जो विचार है, जो थॉट है, हमारी एनर्जी यूज कर रहा है? तो जैसे आपके हार्ट हेल्थ के लिए आप लोग ईसीजी कराते हैं, वैसे ही आपके ब्रेन के लिए ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इससे पता चलता है कि थॉट्स कितने इंटेंसिव हैं, उतना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो ये थॉट्स आपकी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। और जो आपकी जो एनर्जी आपको वर्कआउट करने में लगानी है या कोई प्रोडक्टिव काम में लगाना है, आप लगा ही नहीं पाते क्योंकि मन ही नहीं करता। आपका दिमाग भी बहुत थक जाता है जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और इजी तरीका क्या है? किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना। ठीक है ना? मैं अभी आप खुद से जो कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। सो प्रोफेशनली हेल्प कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा 3 महीने का प्रोग्राम चलता है, रीप्रोग्राम रिमाइंड, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 सेशंस होते हैं, दूसरे साइकोलॉजिस्ट है जिससे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है उसको हेल्प करते हैं, नया पर्सपेक्टिव देके। तो जल्दी हो जाता है, आपको बहुत सारे काम मेहनत नहीं करना पड़ता। अब अगर आपको खुद से करना है तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को जानिए। ठीक है, सेल्फ को समझिए कि आप गुस्सा क्यों करते हैं, आपको इरिटेशन क्यों होती है, क्या चीजें हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं लाइफ में, क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं। ये पता करने की जरूरत है। कैसे पता होगा? लिखेंगे आप। देखिए, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं जो आपको करना है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, लेंदी का मतलब है कि आपको लगेगा अरे यार इतना काम क्यों करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर हमें मसल्स को स्ट्रांग करना है तो जिम जाना पड़ेगा, वहां जिम जाके हमें मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हमारा मसल स्ट्रांग होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये एक्सरसाइजेस भी है। एक्सरसाइज का मतलब होता है अपने आप को चैलेंज करना, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। और उस चैलेंज, जब आप उसको चैलेंज करते हैं तब आप उससे उभर के बाहर निकलते हैं, आप मजबूत बनते हैं। तो सबसे पहला है लिखना, राइटिंग। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो जब आप लिखेंगे, और लिखते समय आपको अपने आप को जज नहीं करना है कि अरे यार ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, मैं सही लिख रहा हूं, कुछ नहीं। जो दिमाग में है उसको बस लिख लीजिए एज इट इज। तो आप जब लिखते चले जाएंगे, इसको हम लोग जर्नलिंग बोलते हैं, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि भाई आज सुबह ये फलानी चीज हुई, मुझे मेरी वाइफ ने ऐसे बोल दिया तो गुस्सा आ गया, मेरे बेटे ने ऐसे बोल दिया तो गुस्सा आ गया। तो आपको अपने बारे में पता चलता रहता है। दूसरा है बुक्स। अब जो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, कितने पानी में हैं, कितने पानी से ऊपर हैं, किन किन बातों पे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, नए पर्सपेक्टिव क्या है, उसके लिए आप बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे फेवरेट मेरी बुक है कॉन्वर्जेशन विद गॉड। कॉन्वर्जेशन विद गॉड। इसकी तीन तीन पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और लाइफ में चीज़ों को जानना और चीज़ों को अप्लाई करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो किताबें पढ़ के आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है, दूर दूर तक कोई फायदा नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस नॉलेज को डेली बेसिस पर अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे क्या होगा? कभी सक्सेस होगा, कभी फेल हो जाएगा। जब फेल होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती। ठीक है, तीसरा है ब्रीदिंग। ठीक है, सांस, ब्रीदिंग, जिस सांस का, सांस किस तरह से आप ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी सांस नॉर्मल से तेज चलती है। तो आपको कॉन्शियसली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब सांस कितना धीरे और कितना तेज लेना है उस पर फर्क। मैं एक तरीका आपको बताता हूं, इसको आप दिन में जितनी बार करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले इनहेल, सांस को अंदर लेना। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है सांस को लेने में कि एकदम ताकत लेके अंदर सांस लेना है, नहीं, बहुत धीरे धीरे सांस लीजिए, जितना स्लो हो सके उतना धीरे धीरे। और जब सांस ले रहे हैं तो उसको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो जितने काउंट आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उससे एक काउंट ज्यादा आपको एक्सेल करना है। ठीक है ना? एक्सेल, सांस को छोड़ना है, तो सांस की छोड़ने की प्रक्रिया लेने की प्रक्रिया से लंबी होगी। ठीक है, और इसमें भी कोई एफर्ट नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़िए। ठीक है, इस प्रोसेस को
अपने खाने से पहले और खाने के बाद जरूर करें। तो जितने लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, वो जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम खाने के पहले और खाने के बाद जरूर करें, और रात में सोते समय भी जरूर करें। ठीक है। चौथा, एक ऐसा एक्टिविटी जिसको करने में आपको बहुत मन लगता है, ठीक है, और ये एक्टिविटी आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी चाहिए। अरे मुझे तो रील देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप रील देख रहे हैं, आप पलट पलट के रील देख रहे हैं, नहीं, क्योंकि जब आप रील देखते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। तो ये वो एक्टिविटी नहीं है जो हमें करना है। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से हमारा एनर्जी बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप आर्ट बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है, जैसे हारमोनियम बजाना, पियानो बजाना, तबला बजाना, ड्रम बजाना, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप कुछ सीखे और आपको और ज्यादा एनर्जी मिले, उसको जरूर अपनाएं, और उसको आधा घंटा 1 घंटा जरूर करें। ठीक है। ये 4 प्रोसेसेस हैं जो आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन टाइम किस चीज में नहीं लगता है। ठीक है। हम लोग जब नौकरी करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग नौकरी करने की तैयारी बचपन से शुरू कर देते हैं। LKG में जाते हैं, UKG में जाते हैं, फिर 1 2 करते हुए 12th में जाते हैं, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर, उसके बाद नौकरी लगती है। तो नौकरी लगने के लिए हमने 20 साल दिया होता है। विश्वास करिए, अगर आप 2 साल इस चीज में दे देंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और वो आपके हेल्थ को इतना पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, PCOD है, अर्थराइटिस है, नी पेन, बैक पेन, आप अपने स्ट्रेस को समझ लेंगे। कंट्रोल नहीं करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करना है, समझना है। बहुत अंतर है कंट्रोल करने और समझने में। 99% दुनिया स्ट्रेस को कंट्रोल करने में लगी हुई है, स्ट्रेस से भाग रही है। आप भागेंगे, स्ट्रेस आपके पीछे और डबल स्पीड से आएगा। तो भागना नहीं है, समझना है स्ट्रेस को। ठीक है। ये करिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। मिलेंगे अगले मंडे। हो सके तो याद रखिएगा, अलार्म लगा सकते हैं, आप लोगों को मेल आएंगे। और अगर आप मेरे किसी ग्रुप में हैं वेबिनार के, तो आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा। ग्रुप छोड़िएगा नहीं। और जितने लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।